इंडस्ट्री के ज़वाल में नासिर अदीब का भी हिस्सा है। मैं आज आपको पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री बताने जा रहा हूँ। परवेज मुशर्रफ साहब का क्या किरदार रहा है फिल्म इंडस्ट्री में? उस वक्त राइटर को कहते थे मुंशी। उस वक्त फिल्म देखने के वाले बच्चे को माँ और बाप कान पकड़वा के मारा करते थे। आप यकीन करें कि लाहौर की बनी फिल्म जब रिलीज होती थी वो अपनी फिल्म रोक लेते थे। पंजाब में 64 मशहूर मारूफ मेले होते थे। जब म्यूजिक डायरेक्टर को मरासी कहने लग गए लोग और डांस डायरेक्टर को, जिसको कोरियोग्राफर कहते हैं, उसको नाचा कहने लग गए। मकान नहीं किराए पे देते थे। यार ये तो मेरे ज़ाती इल्म में बात है। मैं मकान लेने गया और तो औरत थी, उसने कहा जी तुम कर दे की हो। मैं फिल्म इंडस्ट्री काम कर दें। कहती ऐसी मकान नहीं देना, नहीं दिया। जितनी इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एग्जिस्ट करती है वो सब सदर अयूब के दौर में लगी। एक आइटम सॉन्ग होता है जैसे हम इंडिया की फिल्मों में देखते हैं। एक आइटम सॉन्ग होता है जब आप किसी को औरत दिखाना शुरू कर देते। चश्मा दिया इन्होंने जरूर, लेकिन आंखें छिन जाने के बाद। आज हम बात करेंगे 2000 से पहले की फिल्म इंडस्ट्री और 2000 के बाद की फिल्म इंडस्ट्री में क्या फर्क है। एक वक्त था जब डीवीडी, कैसेट और वीसीआर का दौर था। लोग नई नई फिल्में देखने के लिए सिनेमा का रुख करते थे और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफी इंपॉर्टेंस रखती थी। लेकिन आज स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स का राज है। डिजिटल मीडिया आम हो चुका है और थिएटर का एक्सपीरियंस एक नए फेज से गुजर रहा है। तो सवाल ये है कि एक्सेसिबिलिटी की गोल्डन एज है या एक फिल्म इंडस्ट्री का आखिरी दौर, और क्या पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री की जगह ड्रामा इंडस्ट्री ने ले ली है? ये तमाम बातें जानने के लिए नासिर अदीब साहब के साथ ये पॉडकास्ट एंड तक जरूर देखिएगा। हम बहुत मेहनत और तहकीक के साथ आप तमाम लोगों के लिए एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की बायोग्राफीज लेके आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और इस पे बहुत मेहनत लगती है। तो अगर मैं आपकी जिंदगी में कोई वैल्यूएबल कंटेंट शामिल कर रहा हूं और आप पसंद कर रहे हैं तो हमारे सुनो पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम नासिर अदीब साहब, क्या हाल है? खैरियत से हैं? और उम्मीद करते हैं कि आप भी खैरियत से होंगे और हमारे देखने वाले, चाहने वाले और मोहब्बत करने वाले जो हमें बाहर भी मिलते हैं, कमेंट सेक्शन में भी मिलते हैं और हमारे प्रोग्राम को भी देखते हैं, पसंद करते हैं, उन सब का बहुत शुक्रिया। और नासिर साहब, आप खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक है। पहले मुझे ये बताइए, जो आप ड्रेस बना के आए हैं जी, तो एमपी दे इलेक्शन जीते हैं? सर देखें, आपके साथ बैठना है, अब कंपटीशन आ गया है। जैसे मेरे साथ यार कंपटीशन नहीं हो सकता, लेकिन है। वो सवाल नहीं किया जो हमेशा करते हैं। सर मैं करने नासिर साहब आज आप किसके बारे में हमें सुनाने जा रहे हैं? सर मैं वही सवाल करने लगा था कि आज हमें किसके बारे में बताने जा रहे हैं, किस पर्सनैलिटी के बारे में बताएंगे और उस पर पर्दा उठाएंगे? आज मैं किसी पर्सनैलिटी के बारे में नहीं बता रहा। क्या मतलब? आज मैं हर पर्सनैलिटी के चेहरे को बेनकाब करने लगा हूँ। मैं आज आपको पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री बताने जा रहा हूँ। ये शुरू कैसे हुई, उरूज पे कैसे गई, जवाल कैसे आया और इसका हल क्या है। ओके, मतलब आज ये प्रोग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हाँ, इसमें आपको बड़े बड़े पर्दानिशीनों के नाम मिलेंगे और बड़ी बड़ी बातें सुनने को मिलेगी। उन बातों को सुनने के लिए आप तैयार रहें। जी मैं तैयार हूँ। तैयार हैं? आप भी तैयार हैं ना? जरा कमेंट सेक्शन में बता दें। देखें, दुनिया में हर इंसान, बल्कि स्टार से जिस वक्त ये कायनात पैदा हुई और उस वक्त सिर्फ कबाइल थे और इंसान था और जानवर थे और ना कोई गंदम थी, ना कोई फसल थी, ना कुछ था। पत्ते खाने, ये करना, वो करना, लड़ाइयाँ करना, एक दूसरे को कत्ल करना। उस वक्त भी एक बात होती थी। वो क्या होती थी कि कुछ और चाहता था इंसान। अच्छा। अपनी ज़िंदगी को कहीं और ले जाना चाहता था। जिस दुनिया में वो रहता था उस दुनिया से निकल के एक नई दुनिया में जाना चाहता था। सही। ये हर इंसान के अंदर एक चीज़ है जो आज भी है हर इंसान के अंदर, कि इंसान अपने मौजूदा हालात से अक्सर गैर मुतमिन रहता है, वो कुछ और चाहता होता है। तो उस वक्त क्या था, उस वक्त वो रात को अगर सर्दियाँ आग जला लेनी, इर्द गिर्द सब ने बैठ जाना, उसमें औरतों ने भी बैठ जाना, लड़कियों ने भी बैठ जाना, लड़के भी, मर्द भी, बूढ़े भी। तो किसी बूढ़े से कहना कि कोई अपने दौर की बात सुनाए। हाँ। जैसे मसलन मैं अक्सर आपसे कहता हूँ यार अपने दौर की कोई बात सुनाए, क्योंकि आप पुराने आदमी, आपने छीन ली है, लेकिन चले कोई बात नहीं। चले कोई बात नहीं। वो फिर जो बूढ़ा था वो अपने एक दास्तान सुनाता था और उस दास्तान को फिर दिलचस्प बनाने के लिए बीच में थोड़ा सा मिसाला और तड़का भी लगाता था। जी। तो वो दास्तान सुनने का शौक इंसान में डेवलप होता गया और इतना डेवलप हुआ कि वो काफिलों का और लश्कर वालों का और इंसानों का ये तारीख का हिस्सा बन गया। अगर आप पेशावर में जाए, KPK में, वहाँ पेशावर में एक बाज़ार, उसका नाम ही किस्सा खानी बाज़ार है। ओके। वो क्यों है कि काफिले उधर से आते थे जी, वो यहाँ इस बाज़ार में, जो आज यहाँ बाज़ार, यहाँ रुकते थे। ठीक है। रुकते थे तो फिर रात को वो फिर दास्तान
मुख्तलिफ काफ़िले होते थे, कोई दिल्ली से आया आगे जा रहा था, हाँ। कोई इधर से आया, कोई इधर से आया, कोई ताजिकिस्तान से आया, कोई ईरान से आया, तो वहाँ इकट्ठे हो जाते थे। ठीक है। तो वो फिर हर कबीले, हर काफ़िले में से एक किस्सा को अपने अपने दास्तान सुनाया करता था। अच्छा। और वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती थी। वाह। उसका फिर नाम ही पड़ गया किस्सा खानी बाजार। किस्सा खानी बाजार। अब ये थी कि ज़ुबानी बातें सुनना और अपने आप को किसी नई दुनिया में ले जाना। ठीक है। मसलन जैसे आपको कहते मुझे बात सुना, तो मैं कहूँ जी एक दफ़ा मैं जा रहा था, हाँ। दरिया के किनारे मैं खड़ा हुआ था, तो एकदम अंदर से एक चीज़ निकली। हाँ। उसकी 4 आंखें थी। ओए, मैं डर गया। ओए होए। आप सुन के डर गए? जी। अच्छा, तो ये आपको आप कैची होगी, मतलब इंटरेस्टिंग हो जाती है। क्योंकि ये जो आपकी दुनिया में आप रह रहे हैं उससे ज़रा ये अलग है। तो इंसान ने ये जारी रखा कि यार ये इसको उस तरीके से देखा जाए, यानी कानों से नहीं, आँखों से भी देखा जाए। तो स्टार्ट में जो आँखों को दिखाने के लिए बनी बात, वो क्या बनी कि तस्वीरें होती थी। वो मुख्तलिफ लड़कियों की तस्वीरें ले लेनी, मुख्तलिफ जानवरों की तस्वीरें ले लेनी, शेर की ले लेनी, फलां की ले लेनी। तो मुझे याद है कि जब मैं पहली बार थिएटर में गया, तो उस वक्त थिएटर बड़ा अरूज पर था। तो वो जो मतलब कहानियाँ थी, वो थिएटर की सूरत में उन्होंने सुनानी शुरू की। अच्छा। तो कभी मैंने देखना नैसर भट्टी का थिएटर, कभी आलम लोहार का, कभी गामन का। तो कहीं हीर रांझा की कहानी बनाई जा रही है, एक हीर बनी हुई है, एक रांझा बने हुए, कहीं मिर्ज़ा जाट की कहानी सुनाई जा रही है, कहीं से सुपुनी की कहानी सुनाई जा रही है, कहीं लैला मजनू की। हाँ। यानी वो जो किस्से थे उनको अमली तौर पर उन्होंने दिखाना शुरू किया। वाह। अच्छा, उस वक्त चूँकि फिल्म ईजाद नहीं हुई थी और कैमरा नहीं था, और कैमरा तो आ चुका था और फिल्म भी आ चुकी थी, लेकिन वो बड़ा प्रोसेस स्लो था। ठीक है। क्योंकि उस दौर में भी मैंने देखा एक आदमी खड़ा हुआ था, एक इस तरह से उसने कैमरा रखा और ऊपर काला कपड़ा डाला और कह रहा 9 मन की धोबन देखो, ये देखो, वो देखो। मैंने कहा 9 मन की धोबन कैसे होती? मैंने भी पैसे दे दिए। वो अच्छा। 2 पैसे की 4 पैसे टिकट था, वो दे दिया। और मैंने आंखें लगा कर देखी, तो अंदर उसका 9 मन की धोबन देखो तो एक मोटी सी और दिखा दी। बस ये इसी स्टार्ट तरह हुआ फिल्म इंडस्ट्री का। ये मेरा स्टार था फिल्म का। ठीक है। फिल्म इंडस्ट्री का ये स्टार नहीं था। अंग्रेज़ ने, जो इसका मूजद है, उसने एक कैमरा ईजाद किया। हाँ। जब कैमरा ईजाद किया, पहले तो सिर्फ तस्वीरें लेते थे। अच्छा, तस्वीरें लेते लेते एक दफ़ा उन्होंने घोड़े की रेस जो थी उसकी तस्वीर ली। ठीक है। घोड़ा दौड़ रहा है, तो जो कैमरामैन था उसको एकदम उसने चौंक गया। वो चौंका किस बात से कि एक लम्हे के लिए उसने जो तस्वीर खींची थी, तो घोड़े के 4 पाँव हवा में थे। अब ये जो थे ना हवा में और ज़मीन पर, ये जो ऊपर नीचे की हरकत थी, तो इस पे रिसर्च शुरू हो गई। तो उन्होंने कहा यार तस्वीर से मूवमेंट हो सकती है। हाँ। मसलन एक तस्वीर ली कि पैर ज़मीन के साथ हैं, फिर दूसरी अगर हवा में और फिर ज़मीन पर लगे। यहाँ से आप यूँ कह लें कि फिल्म का फीता बनना शुरू हुआ, तस्वीरों को जोड़ जोड़ के साइलेंट। तो फिर शुरू में फिल्में जो आई वो आई खामोश फिल्में। अच्छा। हाँ, बगैर आवाज़ों के। बगैर आवाज़ों के। वो इसी तरह कैसी लगती होंगी? अजीब नहीं लगती होंगी बगैर आवाज़ों के? चंदा, मैंने तो देखी नहीं, आपने देखी है तो फिर आपको तो बेहतर है। आपको कैसी लगती थी? मैंने तो देखी नहीं, मैं तो उस दौर का आदमी नहीं जिस दौर के आप आदमी हैं। एनी हाउ, तो लोग उसको एंजॉय करते थे। आप यकीन करें कि लोग उसको इतने शौक से देखने जाते थे। क्यों? कि वो उनको उस दुनिया से कहीं और ले जाती थी, और इंसान अपनी दुनिया जिसमें रहता था उसकी मोनोटोनस का शिकार था और उससे प्रॉब्लम में था। तो फिर वो देखे थिएटर भी यही था, शुरू हुआ। अब जो फिल्म का वो था कि दुनिया किसी और में ले जाना, ये इतना बढ़ा कि अब अंग्रेज़ ने सोचा कि यार ये जो हम साइलेंट खामोश कहानी दिखाते हैं, तो क्योंकि अगर आप चार्ली चैपलिन की फिल्म देखें ना, जो खामोश है, डायलॉग कुछ नहीं, हाँ, लेकिन यह है कि आप हंसते हैं। तो फिर इसमें साउंड का इजाफा किया कि यार साउंड भी डाली जाए। अच्छा, फिर साउंड डाल गई। तो जो पहली फिल्म पाकिस्तान के अंदर जो बड़े सगीर में बनी बोलने के हिसाब से, उस फिल्म का नाम था तेरी याद। पहली पाकिस्तान की फिल्म थी मेरे इल्म के मुताबिक। अब ये चूँकि जितनी हिस्ट्री मुझे पता है मैं उतनी सुनाऊंगा, हिस्ट्री को मस्क नहीं करूँगा। अगर ऐसे कोई पहले थी तो मेरे इल्म में नहीं है, मेरे इल्म में ये तेरी याद है।
अच्छा, उसके बाद लेकिन ये वो दौर था जिस दौर में हिंदुस्तान वाले बहुत अच्छी फिल्में बना रहे थे, जिसमें फूल जैसी फिल्म भी थी जो 1944 में रिलीज हुई, सही हो गया। जिसके डायरेक्टर करीमुद्दीन आसिफ थे, ठीक है। जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की दूसरी फिल्म फिर मुगल आजम बनाई। हम्म, तो फिर पाकिस्तान तकसीम हो गया। अच्छा। जिस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक था, हाँ, उस वक्त लाहौर में इंडस्ट्री का मरकज़ था, बम्बे में नहीं था। सही। और लाहौर में जो मरकज़ था उसके जितने करता धरता थे वो हिंदू थे। ठीक है। उसकी वजह यह है कि हिंदू के कल्चर में नाचना गाना एक कल्चर का, मज़हब का उनका हिस्सा जी, है। बिल्कुल। नौटंकी करना, ये करना, वो करना, डांस करना, गाना उनके कल्चर का हिस्सा। कल्चर का हिस्सा। लिहाजा वो इसमें बहुत आगे थे। लिहाजा उन्होंने फिल्म को हाथों हाथ लिया और फिल्में बनाना शुरू की। ठीक है। और नीचे जो थे मुसलमान, वो डर छुप के फिल्म इंडस्ट्री में शुरू में जाते थे। अच्छा। उस वक्त ये ना एवेन्यू स्टूडियो था, ना बारी स्टूडियो था, ना ये एक शाहनूर स्टूडियो था, और इसका नाम था पंचोली स्टूडियो। पंचोली स्टूडियो था इसका नाम। जी। ठीक है। तो एक स्टूडियो था मलका स्टूडियो, हाँ। वो था ये मॉडल गार्डन टाउन में। ठीक है। और एक नहर पर स्टूडियो था, उसका पता नहीं क्या नाम था। ये 3-4 स्टूडियो थे स्टूडियोज होते थे पूरे लाहौर में। पूरे लाहौर में। अच्छा। अब और 3-4 सिनेमा थे पुराने, जिसमें एक रतन सिनेमा, खैर वो भी गिर गया, एक मूनलाइट सिनेमा था वो भी गिर गया, एक वो सिनेमा था एक कैपिटल, वो मौजूद है, ओडियन सिनेमा, वो भी अभी मौजूदा गिरने वाला है। तो एक स्नोबर सिनेमा था वो भी गिर गया। अच्छा। तो ये उस वक्त एक मलिक थिएटर था इधर इस तरफ दाता साहब की तरफ। सही है। तो जिस वक्त तकसीम हो गई तो उस वक्त जो काम कर रहे थे मुसलमान, नीचे वो कोई असिस्टेंट था, कोई कैमरामैन का असिस्टेंट था, कोई राइटर था। तो उस वक्त राइटर को कहते थे मुंशी। अच्छा। राइटर नहीं कहते थे, हिंदुओं ने रखे होते थे, क्योंकि हिंदुइज्म में मुंशी का बड़ा किरदार है। अच्छा। क्योंकि वो सूद में पैसे देता था। हाँ। तो एक बड़ी सी उन्होंने ऐसी बही खाता कहते हैं, बही खाता। बही खाता इतनी लंबी होती थी वो, उसका पेपर लंबा होता था और मुजल्लद होती थी। तो वो जब किसी को देता था पैसे सूद पर, तो उसने मुंशी रखा हुआ था। अच्छा। तो वो कहता था लिख लो कि इसको अब्दुल इतने हई ने पैसे मेरे से 100 रुपया उधार लिया और इस पर 10 रुपये महीने का सूद है। अच्छा। वो फिर हिसाब रखता था, उसको कहते थे मुंशी। ठीक है। तो उसने मुंशी लफ्ज़ यहाँ के राइटर के भी लिए कर लिया। लिहाजा बड़े बड़े नामवर राइटर जिसमें प्रेमचंद थे, उनके नाम से भी पहले मुंशी या मुंशी प्रेमचंद। अच्छा, एक हमारे राइटर थे अर्श लक्ष्मी साहब। हाँ। उनका नाम भी था मुंशी अर्श लक्ष्मी। एक थे अपना दिल के नाम से वो लिखते थे और डायरेक्टर भी थे और राइटर भी थे, उनका नाम था मुंशी दिल। तो वो मुंशी का लफ्ज़ यहाँ उनका उनसे आ गया। सही है। अब जिस वक्त वो चले गए, तो मैं आपको बताऊं उस दौर में, जिस दौर की मैं बात करूं 47 में, उस वक्त फिल्म देखने के वाले बच्चे को माँ और बाप कान पकड़वा के मारा करते थे। अच्छा जी। फिल्म के अंदर जाना तो बड़ी दूर की बात है। ठीक है, उनके लिए फिल्म जो थी ना, ये कंजरपुना था। तो और 2 नंबर का काम था। ठीक है। लिहाजा कोई भी मुसलमान फनकार जो था वो इसके अंदर नहीं घुस सका, सिवाय उनके जो उस दौर में हिंदुओं के साथ मुंसलिक थे और फिल्म इंडस्ट्री के साथ उनका ताल्लुक था। उस दौर में पहले थिएटर भी था, यानी फिल्म से पहले साथ थिएटर पहले चला था। तो उस दौर के जो बड़े राइटर थे वो इस इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हो गए, जिनमें इम्तियाज़ अली ताज जैसे राइटर थे, हकीम अहमद शुजा पाशा थे, जिनके बेटे अनवर कमाल पाशा फिर बाद में डायरेक्टर बने और आज उनका बेटा राइटर है मोहम्मद कमाल पाशा। अच्छा, वो मुंसलिक हो गए। सैफुद्दीन साहब जैसे लोग जो है मुंसलिक हो गए। और फिर जो फिल्में बनती थी, उन फिल्मों के लिए गीत जो थे, अब तो है ना कि शायर फिल्मी अलग होता है। हाँ जी। और दूसरे शायर जो हैं वो अलग होते हैं। हाँ। और वो जो शायर जो अलग होते हैं वो फिल्मी शायर को शायर ही नहीं मानते। और अगर मानते हैं तो अदब का हिस्सा नहीं मानते। तो उस दौर में ये तकसीम नहीं थी, फिल्म का कोई मखसूस शायर नहीं था। लिहाजा उस दौर में 47 के बाद जो शायर जिनसे गीत लिखवाया गया वो बड़े नामवर लोग थे। मसलन उनमें फैज़ अहमद फैज़ भी थे, उनमें कतील शिफाई थे, उनमें तनवीर नकवी थे, उनमें एक और वो मुनीर नियाज़ी थे। तो एक और भी थे, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ। ये नामवर राइटर ये गीत लिखा करते थे। लेकिन पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री एक मतरूका जायदाद थी। अच्छा। जैसे हिंदू मुख्तलिफ कोठियाँ छोड़ के चले गए, ज़मीनें छोड़ के चले गए,
तो वो पंचोली स्टूडियो भी छोड़ के चले गए, मलका स्टूडियो भी छोड़ के चले गए, और एक और स्टूडियो था, जैसे आपको 3 स्टूडियो थे, वो छोड़ के चले गए। अब उस पर कब्जा कर लिया मुख्तलिफ लोगों ने। कुछ वहाँ चले गए फनकार पाकिस्तान के, कुछ वहाँ से बम्बे के फनकार यहाँ आ गए। अच्छा, ये भी हुआ। मसलन वहाँ से नज़ीर शिफ्ट करके इधर आ गए। अच्छा, यहाँ से लोग, यहाँ जो बाद में महबूब आज़म बने, वो यहाँ से शिफ्ट करके उधर चले गए। तो ये शिफ्टिंग होगी जिस तरह अपने से तल्लुकात थे जी। तो उस दौर में फिल्म इंडस्ट्री, आप हैरान होंगे, 47 के दौर के बाद 50 से लेकर आप 65 तक 15 साल का, ये 15 साल पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में हर शुबे में ब्रेन था, जो आज नहीं है, आज नहीं है। मसलन क्या था, सैफुद्दीन सैफ जैसे डायरेक्टर और राइटर थे, रियाज शाहिद जैसा राइटर था, अनवर कमाल पाशा जैसा डायरेक्टर था और राइटर था, हकीम अहमद शुजा पाशा उनके वालिद थे, इम्तियाज़ अली ताज, बड़े लोग, फैज़ अहमद फैज़, अहमद नदीम कासमी, इशफाक अहमद, ये वो लोग थे जो इंडस्ट्री से के साथ मुंसलिक थे। मुनीर न्याजी, तनवीर नकवी, कतील शिफाई, अहमद फराज नहीं थे, ये फैज़ अहमद फैज़। तो उस दौर में जो फिल्में बनी, आप उन फिल्मों को देखें, वैसे तो कुदरती बात है कि माजी इंसान को बहुत अच्छा लगता है जी। आपको भी अपना माजी, क्योंकि आपका बहुत माजी लंबा है, आपको बहुत अच्छा लगता होगा। अब हमारा भी माजी नहीं बना, हम तो बचपन के इसके ऑब्वियसली अभी तो लड़कपन में चल रहे हैं, खिलौनों पर में जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ यही बात नहीं कि माजी अच्छा लगता है, आप फिल्में हिस्ट्री उठाकर देख लें, उस दौर में बनने वाली फिल्में आप देखें, आप करतार सिंह देखें, आप पत्तन देखें, आप कोयल देखें, आप घूंघट देखें, आप भरोसा देखें, आप नींद देखें, आप ये फिल्में देखते जाएंगे और परेशान होते जाएंगे, यार हम क्या देख रहे हैं। क्या बात। आप ज़ाहिर इश्क देखें, मिट्टी दियां मूर्तां देखें, वो फिल्में जो थी उनके पीछे एक थाट, एक मकसद, एक लेसन, और वो फिल्में जितनी होती थी वो फैमिली ओरिएंटेड होती थी। अच्छा। फैमिली ओरिएंटेड से मुराद ये है कि वो फिल्म का जब शो चलता था तो जो डायरेक्टर था, जो राइटर था, जो प्रोड्यूसर था, उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसकी बहनें, माएँ सब फिल्में देखने जाती थी। सही हो गया। और वो ऐसी फिल्में थे जिनको आप अकेले में अपनी बहन को चला के दे, यार तुम ये फिल्म देख लो, वो देखे। कोई उसमें ऐसा सीन नहीं आएगा जो आपको ये फिक्र हो यार ये मेरी बहन, कोई जुमानी फिक्रा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, कोई कुछ नहीं। तो वो इंडस्ट्री पढ़े लिखे लोगों के हाथ में रही। वो लोग जो उस दौर के हिंदू कल्चर से या हिंदू डायरेक्टर से या राइटर से या फिल्म साजों से मुतासर थे, ठीक है, और उनके ज़ेरे असर भी थे। सही। अब जब आज़ाद हो गए तो उन्होंने इतनी अच्छी फिल्में बनाई कि बम्बे में जाकर जो जिन हिंदू ने अपने अदारे बनाए और फिल्में शुरू की, आप यकीन करें कि लाहौर की बनी फिल्म जब रिलीज़ होती थी, वो अपनी फिल्म रोक लेते थे। अच्छा जी। मुकाबला नहीं कर पाते थे। उस दौर में बनाई अनवर कमाल पाशा ने कातिल जैसी फिल्म, गुमनाम जैसी फिल्म, सरफरोश जैसी फिल्म। आप फिल्म देखे तो सही, क्या बात। आज भी डायलॉग अनवर कमाल पाशा का लोगों को याद है। आपको तो ज़रूर याद होगा, हमने तो खैर आप जैसे लोगों से बड़े से सुना है। सर सुनाई दे कुछ लोगों को। हाँ सुनाता हूँ। वो संतोष कुमार चोरी करने आते सबिया के घर में। अच्छा। तो आगे सबिया को पता चलता है कि चोर आ गया। अच्छा। तो वो जब अंदर जाकर देखती तो वो नमाज पढ़ रहा होता सुबह। हाँ जी, सुबह की। तो सलाम फेर के जब देखता है तो हीरोइन पूछती है कि चोरी करने आया और नमाज पढ़ रहे हो? कहता है चोरी मेरा पेशा है, नमाज मेरा फ़र्ज़ है। ये जुमला था। तो आप देखें कि उस दौर में क्या थाटफुल बातें होती थी। आप करतार सिंह देखें। मैं अगर कोई मेरे से पूछे, मसलन एक सवाल करे कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी फिल्में बनी हैं आपकी समेत, आपको अगर कहा जाए कि यार आज फिल्म देखनी है, हाँ, तो कौन सी फिल्म कहोगे? अच्छा। मैं कहूँगा करतार सिंह देखूँगा। इतनी बड़ी फिल्म आप देखें ना, आपने देखी नहीं ना कि उस दौर में उन्होंने पार्टीशन पर फिल्म बनाई, जो ताज़ा। अब कहते हैं ना जोग्राफिया असर करता है। आप 50 से लेकर 65 तक की फिल्में देख लें। अच्छा। हर फिल्म में आपको एक सैड सॉन्ग मिलेगा, और उस सैड सॉन्ग का मकसद होता है कि जुदाई।
रब्बा तू तो सबने एक सी बनाया वे छोड़ा किन्ने पाया, इस किस्म ये काले कपड़े पहन के हीरोइन एकदम आ जाती थी। हर फिल्म में एक सैड सॉन्ग होता था। अच्छा, उसकी कोई खास वजह में? उसकी वजह ये थी कि 47 की जब तकसीम हुई, हाँ। रिश्ते कट गए, दोस्तियां बट गईं, भाई इधर उधर एक हो दूसरे गए। से दूर हो गए। सही। तो हर एक को वो जो गाने होते थे ना विछोड़े वाले, वो याद आते वो थे। याद भी आते थे, असर भी बहुत करते थे। ओके। तो वो गाना सुन के रोते थे। ओए होए होए। रब्बा तू तो सबन एक सी बनाया, निकियां ते वड्डियां दे जोड़ के ने पाया, कुछ इस किस्म के वो गाने, क्या गाने थे। तो वो दौर ऐसा था कि जिसमें म्यूज़िक में बेपनाह तरक्की की। क्यों बेपनाह तरक्की की? कि उस दौर के जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे वो हिंदू गायक, हिंदू जो मौसीकार थे उनके तरबियत याफ्ता थे, ओ, एक्सपर्ट थे, मतलब एक्सपर्ट थे। उनको राग का, सुर का, हर चीज़ का लय का पता होता था, लय का सारा। पता था। लिहाजा उस दौर में म्यूज़िक बेपनाह हिट हुआ। बल्कि ये है कि हमें याद है कि हम गाना देख के ना कि यार इसका गाना, गाने की वजह से फिल्म देखते थे। मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे पहली फिल्म जो पता है कौन सी देखी? दुल्ला भट्टी। अच्छा। और दुल्ला भट्टी क्यों देखी? हम फिल्में देखने गए ना तो सरगोदे में 2 ही सिनेमा थे, एक था ताज सिनेमा और एक था निशात सिनेमा। तो मैंने कहा यार मैंने दुल्ला भट्टी देखनी, हम सारे दोस्त थे। तो कहने लगा क्यों? मैं कहा यार उसमें वो गाना बड़ा अच्छा मुझे लगता है, वास्ता ही रब दा तू जामी वे कबूतरा, क्या बात। चिट्ठी मेरे ढोल नू पुछामी कबूतरा। तो वो फिर दुल्ला भट्टी देखी। तो कहने का मकसद है कि ये जो था ये उस दौर का असर था। ठीक है, 65 तक। हाँ जी, कि हिंदुस्तान ने भी जो फिल्में बनाई उसमें भी ये चीज़ें मौजूद थी कि ये जुदाई और ये और इस किस्म की बातें। और म्यूज़िक क्यों सुपर हिट रहा? उस्ताद अच्छे थे, उस्ताद अच्छे थे, तरबियत करने वाले अच्छे थे, वो माहौल अच्छा था जब वो परवान चढ़ा। सही। लेकिन अब यहाँ से अरूज के ज़माने में जो नुकसान होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये 65 के बाद अरूज आ गया है। 65 या 50 से मुसलसल अरूज आता चला गया। ठीक है। और ये अरूज जाते जाते ये 90 तक जाता है अरूज। लेकिन इसकी फॉर्मेशन बदलती है। फॉर्मेशन कैसे बदलती है कि जिस वक्त ये फिल्में थी 65 तक, वो चूँकि लोग वही थे ना, एक माइंड सेट उनका बना हुआ था। अगर आप मिसाल के तौर पे केपी के में जवान होते हैं तो जिस वक्त आप पंजाब में आएंगे तो आपके गले में या गोलियों का गट्ठा भी होगा और पिस्तौल भी होगा, कुदरती बात है। आप कराची में परवान चढ़े हैं, आप आएंगे आपके हाथ में किताब होगी, मुंह में पान होगा। आप पंजाब में परवान चढ़ते सारे पाग शाग हो गए, लाड़ बड़े सोने कपड़े पा के, अखाएं सुरमा ला के, जिमें आजकल तुम्हारी आदत है, इस तरह बन के बंदा आएगा। तो कहने का मकसद ये कि उनका माइंड सेट जो था ना, जहाँ तरबियत हुई थी वो बहुत अच्छी थी। सही। उस्ताद चले गए, उस्ताद चले गए, 15 साल का अरसा बीत गया। अब उस दौर में ये अरूज देख के तो लोग जो थे वो फिल्में में के अंदर आने की कोशिश करते थे। अच्छा। लेकिन होता ये था कि बच्चियों को तो सवाल ही नहीं पैदा होता, फिल्म देखते जाती थी। हालांकि फिल्में होती थी उनकी सारी अपना फैमिली ओरिएंटेड, लेकिन सिनेमा में जाकर माँ बाप के साथ वो जाना उन्होंने फिल्म, वरना अक्सर मजदूर तबका, गरीब तबका ये सिनेमा में देखता था। और उस दौर में तफरीह के 2 ही तरीके थे, एक था सिनेमा और एक था मेला। ठीक है। पंजाब में 64 मशहूर और मारूफ मेले होते थे। 64 हर साल के या हर साल। और मुझे याद है कि मेलों के लिए फिल्मों की अलग बुकिंग होती थी। अच्छा। 81 में मुझे याद है कि चंद वरियाम मेरी फिल्म थी, सुपर हिट हुई। तो एक आदमी आया, उसने कहा जी सारे मेले मैंने दे दो, सरवर भट्टी प्रोड्यूसर था। अच्छा। उसने कहा जी मैं 5 लाख रुपया लवांगा। उन्होंने कहा ले जाओ, एक प्रिंट दे दो। 64 मेले, वो इनकम की बात बता रहा हूँ। सही हो गया। तो वो मेले थे, ये 2 ही तफरीहें थी। ठीक। तीसरी कोई तफरीह नहीं थी। ठीक है। तो हर आदमी के दिल करता था कि मैं संतोष कुमार बन जाऊं, मैं नूरजहां बन जाऊं, मैं अपना मुसरत नज़ीर बन जाऊं, मैं सबिया खानम बन जाऊं, मैं दर्पण बन जाऊं। उस दौर के हीरो थे। तो लेकिन माँ बाप की पाबंदी और ये, और फिल्म के बारे में तसर ये था कि ये कंजर खाना है, ये बुरी बात है। और उसकी एक मजबूरी ये भी थी कि जब हीरोइन का इंतखाब आता था तो हीरोइन कोई शरीफ आदमी से जब फिल्म नहीं देखने देते थे, बेटी को काम कैसे करने देते, लिहाजा हीरोइन इंपोर्ट की रेड लाइट एरिया से। अब वो रेड लाइट एरिया की हीरोइन अब हर आदमी जानता था, कुछ लोग जानते होते थे कि भाई उन्होंने मुजरे भी देखे होते थे कि ये वहाँ से आई है वो। तो उससे जो माहौल था वो तासुर ये जाता था माशरे में कि ये, हाँ ये वो सारे एक ही हैं, ये एक को किस्म देने। ठीक है। अच्छा, उसका नुकसान ये हुआ कि किसी भी शरीफ घर से कोई लड़की इंडस्ट्री में ना आ सकी,
शरीफ घर का कोई लड़का भी नसीब ना आ सका, हाँ जो कोई आवारा हो गया या मुंह जोर हो गया वो आ जाता था, सही है, वरना कोई नहीं। ठीक है। तो उसका नुकसान ये हुआ कि सेकंड लाइन नहीं बनी। म्यूजिक जो जिसके गाने सुन के लोग आते थे और जिसकी कितनी शोहरत थी, जब म्यूजिक डायरेक्टर को मरासी कहने लग गए लोग, और डांस डायरेक्टर को जिसको कोरियोग्राफर कहते हैं उसको नाचा कहने लग गए, नाचा, तो सेकंड लाइन नहीं बनी, क्योंकि रिस्पेक्ट नहीं रही। मकान नहीं किराए पे देते थे यार, ये तो मेरे ज़ाती इल्म में बात है। मैं मकान लेने गया और तो औरत थी, उसने कहा जी तुम करते की हो? मैं क्या मैं फिल्म इंडस्ट्री कम करदा, कहती ऐसी मकान नहीं देना, नहीं दिया। ओए ये तासुर था, इतना नेगेटिव हो चुका हुआ था। फिर एक ऐसी औरत ने मकान दिया जिसके घर में किराए पे रहता कोई नहीं था, वो बड़ी डाढ़ी थी, अच्छा, बदतमीज़ भी थी। उसको क्यों नहीं रहते थे कि मसलन 50 रुपये उसके मकान का किराया रखा, 3 छोटे छोटे कमरे थे, ठीक है। वो लेके एडवांस 50 रुपया सिक्योरिटी लेके, उस वक्त महीने बाद किराया उसने लेना होता था। अच्छा। तो उसकी आदत थी कि दूसरे दिन आ जाना, मैंने 5 रुपये दो, अच्छा, मैंने चाहिए देने। उन्होंने कहा जी आपने महीने बाद आना, अब मैंने दे दो। इस बात से लड़ाई होती थी। अच्छा, और वो बदतमीजी करती थी, मेरा घर खाली कर गालियां भी निकालती थी। हाँ जी, तो वो फिर छोड़ जाता। उसने मुझे मकान दे दिया, शुक्र किया कि ये किराएदार आ गए। अब साहब जी हमने वो ले दिया, अब उसने आना 5 रुपये चाहिए देने, मैं 10 दे देने। भाई 50 में से कट ही जाएंगे ना, कट नहीं है। वो इतनी खुश हुई, आप यकीन करें, वहाँ मैं 2 साल रहा और उसका मकान मेरे लिए इतना लकी साबित हुआ कि मैंने अपना घर खुद बना लिया। और फिर हम घर में जब शिफ्ट हुए, फिर वो औरत रोई, कहती ऐसा किराएदार मुझे कहाँ मिलेगा। हम तो समझते थे कि जो फिल्म वाले होते हैं शराब पीते हैं, रात को घोड़ घपाड़ा करते हैं, शोर मचाते हैं। तो कहने का मकसद कि एक ये था, इमेज ये था। उसका रिजल्ट ये हो कि सेकंड लाइन नहीं बनी। सही है, फर्स्ट लाइन लिहाजा जो म्यूजिक डायरेक्टर जो था फौत हो गया, उसके बेटा ही म्यूजिक डायरेक्टर बना मजबूरी में। हाँ कि भाई मैंने लड़ी लेके चलनी है, लेकिन आया कोई बाहर से कोई नहीं आया। आप देख लें जो रशीद अत्रे और ख्वाजा खुर्शीद अनवर और G.A. चिश्ती और A. हमीद, हाँ जी, और रोबन घोष, खैर वो पाकिस्तान उधर चले गए। हाँ जी। ये जो लोग थे, इनके अलावा कोई नया म्यूजिक हमने देखा नहीं। सुहेल राना, ये वही पुराने जो दौर के थे, उनकी जिसकी बेटे ने कोई अपना लिया तो चल पर, वरना खत्म हो उसका नुकसान ये हुआ कि फिल्म का म्यूजिक कमज़ोर होना शुरू हो गया। अच्छा, जब म्यूजिक कमज़ोर होना शुरू हो गया तो फिर 65 के बाद जो इंडस्ट्री थी उसमें जो हल्का हल्का जवाल आना शुरू हो गया। जवाल आना शुरू तो कभी कभी फिल्म बनती थी। अब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जब तकसीम हुई तो पाकिस्तान में सबसे पहले, क्योंकि उर्दू फिल्म बनती, पंजाबी फिल्म नहीं बनती थी। अच्छा, तो फिल्म बनी सबसे पहले तेरी याद, डेड फ्लॉप हो गई। फिर बनी हिचकोले, वो भी डेड फ्लॉप हो गई। फिर बनी शायद आप, वो भी, ये तीनों उर्दू फिल्में थी, तीनों डेड फ्लॉप हो गई। ओके। नज़ीर साहब जिनके भतीजे के आसफ थे, वो इधर पाकिस्तान आए हुए थे। सोरन लता से उन्होंने शादी की थी, वो मुसलमान हो गई थी, वो भी आर्टिस्ट थी। ठीक है। उन्होंने पंजाबी फिल्म शुरू कर दी लारे के नाम से। लारे, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुपरहिट हो गई। अच्छा। फिर उन्होंने दूसरी फिल्म फेरे बनाई, वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुपरहिट हो गई। फिर उन्होंने हीर बनाई, इनायत भट्टी थे, वो भी सुपरहिट हुई। तो यूँ इंडस्ट्री का वहाँ से उरूज शुरू हुआ, लेकिन फिर उर्दू फिल्में बननी शुरू हो गई। ठीक है। चलते चलते 70 का दौर आ गया। तो 65 से 70 के दौरान जो लॉस हुआ वो ये हुआ कि वो जो ब्रेन थे वो हमारी इंडस्ट्री से चले गए। ठीक है। सैफुद्दीन साहब चले गए, ख्वाजा खुर्शीद अनवर चले गए, जितने भी लोग थे, ये बड़े लोग जो थे चले गए। मुनीर न्याजी, तनवीर नकवी और कतील शफाई, फैज़ अहमद फैज़ भी चले गए। ये शबाब चौक पे कतील शफाई रोड उनके नाम पे है सर? जी सही। तो ये लोग रह गए, लेकिन ये भी सिलेक्टेड गाने इनसे लोग लिखवाते थे, आम आदमी नहीं लिखवाते थे, ना ही आम आदमी के लिए वो लिखते थे। अच्छा। तो आम आदमी ने फिल्म इंडस्ट्री के आने वाले, जैसे कोई राइटर आ गया तो साथ गीत भी लिखता है, वो हसीन साहब आ गए, वो शायर भी थे। अहमद राय साहब आ गए, वो भी शायर थे। अब वो शायर थे तो अब उन्होंने पता चला कि यार यहाँ शायरी भी होती, गीत भी बिकते हैं, तो और शायर भी आना शुरू हो गए। अच्छा। फिर ख्वाजा परवेज साहब भी शायर बनकर आ गए। तो फिर अब मसूर अनवर साहब भी शायर बनकर आ गए। तो यूँ शायरी जो है ना अलग हो गई फिल्म इंडस्ट्री की और वहाँ की। ठीक है। लेकिन जो म्यूज़िक था उसका अरूज आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हुआ। और 70 का जब दौर आया 71 का, तो पंजाबी फिल्में एक बनती थी, 2 बनती थी, तो उर्दू फिल्में भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गई। अच्छा।
उस फिर टाइम पे सर कौन कौन से अदाकार थे उस वक्त हीरो और हीरोइंस की अगर जिक्र करें नाम? ये जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ, जिस जो सुनहरी दौर, तामीरी दौर, ब्रेन का दौर, उस दौर के जो हीरो हीरोइन थे वो थे अपना इलाउद्दीन, अच्छा, संतोष कुमार, अकमल, दर्पण, सबिया खानम, अच्छा, मुशर्रत नज़ीर, हबीब, एजाज दुरानी, नीलो बेगम, और ये था। अच्छा, ये 71 में आके फिनिश हो गया, खत्म होगी कहानी। तकरीबन ये कहानी ख़त्म हो गई। उसके बाद सब एक एक्टर और आया, अजीज साहब ही लाए उसको, वो सुल्तान राय थे। अच्छा, वो हिट हुए तो उनके पास फिल्में बनी शुरू हो गई। तो पहली फिल्म बनी जनाब बाबल, सुपरहिट। फिर बनी यार देश पंजाब दे, सुपरहिट। फिर बनी बशीरा, सुपरहिट। उसके बाद जो फिल्म आई डेड फ्लॉप हो गई, अच्छा, क्योंकि वो मोनाटस हो गई। हाँ, सेम सेम निकलने लगी, शुरू हुआ। कंटेंट कितनी देर लोग हाँ देखें। जी। तो उस दौर में वो कंपटीशन जो हमारा था 65 में बंद हुआ। इससे पहले 65 तक हिंदुस्तान की फिल्में, जैसे मैं कहा, उनके साथ वो फिल्में इधर लगती थी, ठीक हमारी है। फिल्म उधर जाती थी। मशरकी पाकिस्तान भी था। वो जब 65 आया तो सदर अयूब खान ने हिंदुस्तान की फिल्मों पर पाबंदी लगा दी। ठीक है। तो फिर हमारी इंडस्ट्री सिर्फ अपने लोगों तक रह गई। हाँ, और फोकस हो गई अपने हाँ जी। कंटेंट बनाने में। फिर 73 में एक राइटर आया, उसने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का जो सबका रिकॉर्ड था, जो सबका स्टाइल था, उसको बदल के रख दिया। उसने एक फ़िल्म लिखी, वो फिल्म 75 8 अगस्त को रिलीज़ हुई, और उसके बाद पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री उसी के स्टाइल में चलना शुरू हो गई। वो क्या था? वो फिल्म थी वैशी जट, और उसका राइटर था ये खादम। अब उससे क्या हुआ कि पंजाबी फिल्म जो थी वो उरूज पे जाना शुरू हो गई, हाँ, और उर्दू फिल्म वो जवाल पे आना शुरू हो गई। ठीक है। तो इतने जवाल पजीर हुई कि वहीद मुराद जैसे जो आर्टिस्ट था, जो 65 से 71 तक उरूज में था, वो जैसा फनकार भी जो था वो भी पीछे चलना शुरू हो गया। ठीक हो गया। और जितनी हीरोइंस थी, जिनमें शबनम भी थी, बाबरा शरीफ भी थी, और रानी बेगम थी, और एक्टर जो थे उसमें हबीब भी था, और इजाज दुरानी भी थे, हाँ और जी। हबीब, ये सारे पीछे जाना शुरू हो गए। ठीक है। और सुल्तान राय साहब आ गया। सही, फ्रंट में आ गए जी। उसके बाद जो पंजाबी फिल्म थी वो मैंने जो लिखी, उसमें फैमिली ओरिएंटेड फिल्में नहीं थी। अच्छा, वो सारी मैन ओरिएंटेड फिल्में थी। ठीक है। उसका क्या हुआ कि हमारी इंडस्ट्री से औरत जो थी, फैमिली जो थी, वो किनारा करना शुरू हो गई। ये आप क्लेम कर रहे हैं, बड़ी बात है, ये आप मान जी, भी रहे हैं इस चीज़ को बिल्कुल कि जब मान रहा आपने हूँ। फिल्में लिखनी शुरू की उसके तो उस टाइम और मेरी वो मजबूरी थी, क्योंकि मैं जब राइटर बना था तो उस दौर में ना तो हम बांग्लादेश पर फिल्म बना सकते थे, ना कश्मीर पर बना सकते थे। अच्छा। आज भी वो पाबंदी है। ना हम अदालतों को छेड़ सकते थे, ना एमपीएड को डिस्कस कर सकते थे, ना जस्टिस को। तो पीछे मौजू सिवाय दुश्मनी और बदमाशी के कोई रहता नहीं था। लिहाजा मैंने दुश्मनी पर फिल्में शुरू की, उसके बाद फिर बदमाशी की फिल्में भी लिखी। तो वो जो दौर मेरा दौर था, उस दौर में जो फैमिली थी वो सिनेमा से ऑफ होना शुरू हो गई। सही। कोई फिल्म जो बहुत आला होती थी वो देखने आ जाते और थे। उसमें मसलन जैसे शेर खां थी, जैसे चंद वरियाम थी, जी। जैसे तूफान थी, मेरी ऐसी फिल्में भी थी जिनको फैमिली के साथ देखा जा सकता था। मतलब एक्शन कम होता था, कहानी ज़्यादा होती थी, तो उसमें फैमिली आती थी, अदरवाइज नहीं आती थी। तो उससे नुकसान ये हुआ कि इंडस्ट्री में जो ब्रेन थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता दूर होने शुरू जो रह गए थे थोड़े बहुत, जो थोड़े बहुत रह गए थे वो भी दूर हो गए। और मेरी फिल्में जो गन गरज पर डिपेंड करती थी और एक्शन होता था, हाँ, और गंडासा और ये वो और बदमाशों पर फिल्में लिखी, तो इंडस्ट्री में बदमाश बतौर प्रोड्यूसर आ गए। वो जब आए तो वो जो शरीफ प्रोड्यूसर थे, जो फिल्म जिनका फिल्म बनाना पैशन था, जो ओए तो के नहीं करते थे, वो किनारा कशी इख्तियार करना शुरू हुआ, क्योंकि उन्हें भी हुआ होगा ओए लिख। हाँ जी। तो उससे ये हुआ कि पढ़े लिखे लोग हमारी इंडस्ट्री से प्यार करने वाले इंडस्ट्री को फिल्म को बामकसद बनाने के लिए, या फिल्म या हम दें तो आवाम को कोई मैसेज कन्वे करे, वो निकल गए। रह गया नासिर अदीब अकेला,
बदमाशों के बीच में, बदमाशों के रजिया साथ, गुंडों में। हाँ जी, बदमाशों के साथ। और ये एक लेसन तो दिया नासिरुद्दीन ने, वो लेसन ये था कि जुल्म जहाँ देखो उसे हाथ से रोको। ठीक है, ये हदीस पाक थी, मैंने सारी जिंदगी इसी को सामने रखा। क्या बात। तो लेकिन वो जो बात थी ना कि सिनेमा जो है वो तरक्की करता, वो तरक्की नहीं कर सका। ठीक है, फिल्म तो लोग देखते रहे, हाँ, लेकिन वो तरक्की नहीं कर सका। वो तरक्की नहीं कर सका। हर फिल्म में एक ही बात होती थी कि मैं तेनू नहीं छड़ांगा। हाँ, तो वो 96 तक चली, 96 आखिरी फिल्म मेरी उनके कितनी साथ। देर तक वो बात, ये हाँ, बात सखी सुनते लोग। बादशाह थी, वो सुपरहिट हुई वो भी। तो कहने का मकसद ये है कि इंडस्ट्री के जवाल में नासिरुद्दीन का भी हिस्सा है, सही, जितना हिस्सा डायरेक्टर्स का है, जितना हिस्सा प्रोड्यूसर का है। तो इस तरीके से हमने मिल को इस इंडस्ट्री से अपनी ख़वातीन को दूर कर दिया। दूर कर दी। और फिल्म की जो तारीख है वो ये है कि फिल्म हमेशा लॉन्ग रन वही चली है जिसको फैमिली ने देखा। सही कह रहे हैं, मैसेज है ना। मासेस का ये होता है कि आपने कहा यार फलानी फिल्म बहुत अच्छी है, मैं कहा चल यार मुझे दिखा दे। लेकिन जो फिल्म किसी औरत को पसंद आती है, वो हमसाई को कहती है यार फिल्म देखने चल, वो 15 आदमी जाते हैं, शौहर को भी साथ जाना पड़ता है मजबूर, या भाई को जाना पड़ता है। तो ये वो हमने दूर कर दिया। इसमें सिर्फ एक आदमी था जो सईद नूर, उसका ये क्रेडिट ये है कि वो मेरे एक्शन के दौर में साथ फैमिली ओरिएंटेड फिल्में बनाता रहा। सही, मतलब वो दोनों गैप कवर हो गए। हाँ, एक तरफ लड़ाइयाँ, एक तरफ रोमांटिक सीन्स। मसलन चूड़ियाँ बनाई, मजाजन बनाई, मेहंदी वाले हाथ बनाए, मैं बौटी लेके जानी, ये वो फिल्में थी जो फैमिलीज ने देखी। सही है, आज भी देखती हैं। लेकिन उसका मुझे फ़ायदा हुआ, वो फैमिली आती थी तो वो जब जाते थे फर्ज को टिकट नहीं मिला तो वो मेरी फिल्म भी देख लेती थी। अच्छा। या मेरी फिल्म पे अगर रश होता था तो वो दूसरी फिल्म देख लेती थी। ठीक है, तो इस तरीके से चलता रहा। लेकिन देखें, कोई भी अदारा जो है वो एक या दो आदमी नहीं चला सकता। सही कह रहे हैं, उसके लिए मैं एक्शन चलाता रहा, वो फैमिली ओरिएंटेड फिल्में बनाता रहा, लेकिन बाकी काम तो नहीं हुआ। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि हमारी इंडस्ट्री जो थी, ख़ास तौर से सुल्तान राय के मरने के बाद दफन हो गई। क्योंकि वो एक ऐसा शख्स था जिसके साथ 15, 16, 17 डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर मुंसलिक थे, फिल्में आती थी, बनती थी। और वो दौर था कि उस दौर में द ओनली चॉइस फिल्में थी, तफरी। अब जब 2000 का दौर आता है तो परवेज़ मुशर्रफ साहब आ जाते हैं। अच्छा, परवेज़ मुशर्रफ साहब का क्या किरदार रहा है फिल्म इंडस्ट्री में? मैं आपको 3 जनरल का किरदार बताता हूँ। सदर अयूबी मार्शाल्लाह लगाया, फिर सदर ज़ियाउल हक ने मार्शाल्लाह लगाया, फिर परवेज़ मुशर्रफ ने लगाया। 3 मार्शल लॉ है ना। सदर अयूब का जो मार्शल लॉ है उसको जब मैं देखता हूँ तो बखुदा मैं मेरे बस में हो तो मैं इस मुल्क के लिए मार्शल लॉ को लाजमी करार देता। अच्छा, हाँ जी। ऐसा दौर नहीं देखा मैंने, ऐसा अमन नहीं देखा, ऐसा सुकून नहीं देखा। जितनी इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एग्जिस्ट करती है वो सब सदर अयूब के दौर में लगी। सारे डैम सदर अयूब के दौर में बने, ज़री निज़ाम सदर अयूब के दौर में बना। और सदर अयूब के आप दौरे देखें, और अमेरिका जाता हो तो अमेरिका का सदर लेने आता है, सऊदी अरब जाता है तो सऊदी अरब का बादशाह लेने आता है, बरतानिया में जाता है कि वहाँ का प्रिंस वो वज़ीर आज़म लेने आता है। उस दौर में हमने जर्मनी को कर्ज दिया, उस दौर में हमने यूए को कर्ज दिया, उस दौर में हमने PIO को उनको उधार तैयारे दिया, एमरेट बनाई। 400 के करीब, 434 के करीब रूट थे PIA के, और PIA में सफ़र करना फ़ख्र की बात होती है। प्रॉपर्टी तो अभी भी उनकी बहुत है माशाल्लाह। कहने का मकसद ये है कि मार्शल लॉ का वो दौर देखा, उसके बाद सदर ज़िया का दौर है। हाँ जी। सदर ज़िया ने दौर में हमारी इंडस्ट्री को, लोग कहते हैं नुकसान पहुंचाया, मैं कहता हूँ उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लोग क्यों कहते हैं सर? लोग इसलिए कहते हैं कि उनका जो कारोबार था कुछ लोगों का वो ख़त्म हो गया। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी। मेरी फिल्में सुपरहिट होती थी। हाँ जी। अब कंपटीशन में मुख्तलिफ डायरेक्टर बनाते थे, फिल्म वो सुपरहिट नहीं होती थी। हाँ। वो क्या करते थे, उसमें उन्होंने आइटम सॉन्ग डालने शुरू कर दिया। हाँ। और एक आइटम सॉन्ग होता है जैसा मीडिया की फिल्मों में देखते हैं, एक आइटम सॉन्ग होता है जब आप किसी को औरत दिखाना शुरू कर देते। ठीक है। तो उस चीज़ ने जो रहती सहती औरत थी उसको भी दूर कर दी, इंतहा कर दी। फिर पश्तो फिल्में बनी, उनमें तो ऐसे ऐसे सीन आने शुरू हो गए, आप यकीन करें कि बताते हुए भी शर्म आती है। उस वक्त डॉक्टर सफ़र महमूद चेयरमैन थे जब सदर ज़िया का दौर था। उसने कंप्लेन की कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए मुल्क के अंदर फहाशी, वल्गैरिटी, उरियानी, बकवास फैलाया जा रहा है। और ये शायद पहली शिकायत थी, ये उनकी तरफ से पहली शिकायत थी। ओह। और ये बिल्कुल सही शिकायत थी।
फिर उसने सदर ज़िया ने सबको बुलाया और वो डॉक्टर सफदर महमूद ने वो सारे टोटे चला कर दिखाए कि ये क्या कर रहे हो, कि ये क्या कर रहे। तो फिर जो गया था एक मुकर्रर, मुझे उसका नाम नहीं याद है, उसने बड़ी अच्छी बात की थी। मैंने तो खैर अपनी फिल्म ये आदम के बारे में बात की थी। उसने ये बात की थी कि देखिए सदर साहब, इन्होंने आपको वो टोटे दिखाए हैं, ये बिल्कुल टोटे हैं, ऐसा हुआ है, लेकिन ये कितनी फिल्मों के टोटे, 10 या 20 फिल्मों के टोटे हैं। ठीक है, पाकिस्तान में 100 से ज़्यादा फिल्म बनती है, तो बाकी जिनमें नहीं है उनको भी तो दिखाना चाहिए था ना। बुराई हर जगह होती है, इन्होंने सिर्फ बुराई दिखाई, अच्छाई नहीं दिखाई। तो खैर उसका फ़ायदा ये हुआ कि वो वल्गैरिटी हमारी इंडस्ट्री में से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई सदर ज़िया के दौर में। बिल्कुल ठीक है। जिस वक्त सियासी हुकूमत आ गई, सदर ज़िया चले गए, वो वल्गैरिटी फिर वापस आ गई। उस वल्गैरिटी को देखकर उसके मुकाबले में थिएटर आता है। अब इंडस्ट्री की बर्बादी का अगला पहलू देखें कि थिएटर आता है। थिएटर में क्या हुआ कि लड़कियों के डांस आने शुरू हो गए। अब वो लोग जो हीरा मंडी जाकर मुजरा सुनते थे और पैसे देते थे, 10,000 दे दिया, 20,000 दे दिया, 50,000 दे दिया, लुटाते थे, मुकाबला भी होता था। जी। तो कहते थे यार 500 या 1,000 रुपये का टिकट लेकर मुजरा देखो तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। वो उसमें एक एक बना, पहले एक गाना शुरू हुआ, फिर 2, फिर 3, फिर 6 गाने थिएटर में आए। उसने क्या किया कि लोग हमारी फिल्म में आना बंद हो गए। उन्होंने कहा यार इमेज ही ये जाएगा सर। अब ये जो है मैं ये कह रहा हूँ कि हर कोई मानता नहीं। अब मैंने माना है ना कि मैं इसका जिम्मेदार हूँ बीच में। ये लोग नहीं मानते। ये आज भी वो इस पर लगे हुए, इनके बस में हो। अभी तो गवर्नमेंट ने वो पॉलिसी बनाई है कि थिएटर चेक कराओ उसका शो, ये वो। फिर भी पैसे दे के तो वो गाने चलाते हैं। हिस्ट्री तो झूठ नहीं बोलती, मैं झूठ बोल सकता हूँ। नहीं, मैं ये आज भी हो रहा है ये बात पूछ रहा हूँ। अच्छा, लाहौर से शिफ्ट करते हैं, मुल्तान चले जाते हैं, वहाँ सख्ती होती है, दीपालपुर चले जाते हैं, वहाँ सख्ती होती है, रेमियार खान चले जाते हैं। माइग्रेट ही करते रहते हैं, माइग्रेट करते रहते हैं, क्योंकि पैसा कमाना होता है। और जब पता चल जाता है कि यार अब मैं ना नहीं लेना चाहता हूँ लड़कियों का, कि वो लड़की वो आई है, तो पता है कि वो लड़की कैसा डांस करके सारे घुस जाते हैं, वो अपने नोट छपा के आ जाते हैं। मेरा सवाल उनसे ये है कि यार ये पैसे आप कमा कर लाते हैं, किसी की बहन को बेआबरू करके, किसी की बेटी को बेआबरू करके, और वही पैसे आप अपनी बेटी को खिलाते हैं, उसी के कपड़े उसको पहनाते हैं, और फिर आप उसको ये नसीहत भी करते हैं कि बेटा बाहर नहीं जाना। अपनी बेटी के लिए ये तुम्हारा एक वो है आइडिया कि बाहर नहीं जाना, ये नहीं करना। और दूसरे की बेटियों को आप ये समझते हैं। आप फिल्म बनाएं, आप थिएटर भी बनाएं, पहले अपनी बेटी के साथ बैठ कर देखें, अपनी बीवी के साथ बैठ कर देखें, फिर लोगों से क्या कर देखें। अपनी बीवी और बेटी को तो आप देखने नहीं देते, लोगों की बीवी और बेटियों को और आदमी से तवक्को करते कि वो आए, तो इसका अंजाम क्या होगा, इसका जिम्मेदार कौन हो, क्या इसका हिसाब नहीं देना पड़ेगा। हजूर, मैं इसलिए कहता हूँ कि हमारी बदकिस्मती थी, हम दीन से दूर हो गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है कि क़यामत के रोज़ कोई आदमी अपने पाँव से हिल नहीं सकेगा जब तक के 3 सवालों का जवाब नहीं देगा। उनमें एक सवाल ये भी है कि तुमने ज़िंदगी में क्या कमाया, कैसे कमाया और कैसे खर्च किया। बेशक ये सवाल होना है ना, बिल्कुल। लेकिन हमें चूँकि हम दीन से दूर हैं, हमें परवाह नहीं। हम आपका माल मैं खा गया, मेरा माल वो खा गया, कब्जा कर लिया, फलां कर लिया, पैसे बना लिए, गाड़ियाँ ले ली, शोबाज, सब कुछ। लेकिन कब तक? ज़िंदगी के अगर लम्हे की आप गारंटी दे देना मुझे। इंसान अपनी बनाई हुई चीज़ की गारंटी देता है, और वो सही भी होती है कि ये पुल मैंने बनाया, ये 100 साल चलेगा। ये मैंने मकान बनाया, इसकी 50 साल की गारंटी है। अपनी एक सांस की नहीं गारंटी, 1 सेकंड की नहीं। तो फिर क्यों ये काम करते? बिल्कुल ठीक है। तो इस चीज़ ने हमारी इंडस्ट्री का बेड़ा जो है वो यहाँ तक गर्क कर दिया कि हमारी इंडस्ट्री में फिल्म बनाना बंद हो गई। अब क्या काम हो रहा है? अब ये काम हो रहा है, मुझे उस वक्त पता चला जब मुझे एक आदमी ने क्लिप भेजा जी, उस पर लिखा हुआ था मुसन्नफ नासिर अदीब। अच्छा। किसी ने यूट्यूब के लिए एक फ़िल्म बनाई, और वो पत्नी कैसी फिल्म बनाई, वो वहाँ मुल्तान में एक सिनेमा, उस सिनेमा में वो टिकट लगा के वो यूट्यूब फिल्म चलती है, और लिखा हुआ है आपका नाम, मेरा नाम लिखा हुआ। मैं उसको नोटिस देने लगा हूँ। अच्छा, मुझे पता चल गया आदमी को। लेकिन कहने का मकसद ये है कि पैसा कमाने की खातिर आज भी लोग बाज नहीं आ रहे। अगर फिल्म में नहीं ना बना सके, यूट्यूब में बेचारी गरीब किसी लड़की को ले लिया, उसको पैसे दिए, वो मजबूरी में जैसे मर्जी उससे काम करवा लिया, वो सिनेमा में चला दी। ये हम नई नस्ल को दे रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे, इसलिए नस्ल। हालांकि जो फिल्म है
पूरे हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में अगर पहचान है, इस वजह से नहीं है कि वहाँ दुनिया की बहुत बड़ी जमहूरियत है, वो बड़ी ताकतवर मुल्क हो गया, ये हो गया, सिर्फ थ्रू फिल्म है। पोर्ट्रे करते हैं लोग मोदी को इतना नहीं जानते जितना शाहरुख खान को जानते हैं। हम्म, तो कल्चर, क्योंकि आपका कल्चर शिफ्ट होता है ना। सही कह रहे हैं। अब हमारे यहाँ जो है, मैंने जो बनाए, बेशक मैंने मैन ओरिएंटेड बनाया, मेरी फिल्म देखने औरत नहीं गई, हाँ, चंद फिल्मों में गई, बाकी नहीं गई, लेकिन मुझे फ़ख्र है कि मैंने पंजाब को पोर्ट्रेट किया। मैंने पंजाब की गैरत का मैंडेट दिया लोगों को। मैंने गैरत के लिए, इज़्ज़त के लिए मरना सिखाया, लड़ना सिखाया। लड़ना चाहिए। मेरे से एक आदमी ने सवाल किया था, नासिर साहब, की गल है हर वे सुल्तान रहे हाथ ताड़े को गंडासा होंदा, ये वो ते लड़ पैंदा है। मैं कि मेरी गल सुनो, कोई मुझे उसकी ऐसी लड़ाई दिखाएं, किसी लड़ाई का जिक्र करो। कहता जी देखो ना, मौला जाटी वेख लवो, वो एक कुड़ी दे सिर तो एक चुन्नी लाई, उन्हें उहदे चुन्नी देने तो सारी कत्लो गारत की थी। मैं कहा ठीक है, मैंने मान लिया, मैंने गलती की, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दो, आपकी बहन है? कहता है। मैंने कहा अगर मैं बाजार में उसका दुपट्टा खींच लूँ तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे, मुझे सिर्फ इतना बता दें। तो जवाब में पता क्या कहता है? कहता है ये मैं माफ़ी चाहता हूँ। वाह। बात ये है कि मैंने गलत किया, मैंने एक्शन दिया, एक्शन नहीं देखी। मतलब अब लड़ाई और मोहल्ले में तो औरत नहीं देखने जाएगी, अंदर चीखेगी अपने बेटे को या बाप को कि देखो बाहर लड़ रहे, पता करो। लेकिन लड़ाई किस बात से है? अगर तो लड़ाई जायज़ है, लड़ाई जुल्म के खिलाफ लड़ाई है, वो तो फिर कहते हैं कि जान भी चली जाए तो दे दो अपनी आन के लिए। तो इस तरीके से हमने अपनी इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क करके रख दिया। ठीक है। और इसी तरह थोड़ा सा ड्रामे की पर बात कर लेता हूँ कि ड्रामा जो हमारी इंडस्ट्री थी वो भी इसी तरीके चलती। जब PTV आया तो अपने नाजरीन को खींचने के लिए उसने देखा फिल्में बनती हैं, उसने ड्रामे जो है बनाने शुरू किए। अमजद इस्लाम अमजद जैसे, अहसन नदीम सईद जैसे राइटर आए, उन्होंने ड्रामे लिखे, और क्या ड्रामे लिखे। फिर एक वक्त आया कि वो ड्रामा लिखना बंद हो गए। हमें वो हालात पैदा करने चाहिए। देखिए आज पढ़े लिखे लोग हैं ना, पढ़े लिखे लोगों के हाथों में इंडस्ट्री आई, समझदार लोगों के हाथों में इंडस्ट्री आई, तो पढ़े लिखे घरों की शरीफ लड़कियां भी आ गई, शरीफ लड़के भी आ गए, पढ़े लिखे बच्चे भी आ गए, पढ़े लिखे बच्चे भी आ गए। आज इंडस्ट्री में एक भी लड़की आपको रेड रेटरी की नहीं मिलेगी। आज हमारी इंडस्ट्री में जो लोग जाते हैं बड़े फख्र से फैमिलीज लेकर जाते हैं, बैठते हैं, गप्पे मारते हैं, सब कुछ होता है। इसी तरह उनको घरों में भी बुलाते हैं, शादी में भी बुलाते हैं, उनकी रिस्पेक्ट भी है। लेकिन चश्मा दिया इन्होंने जरूर, लेकिन आंखें छिन जाने के बाद काश ये रिस्पेक्ट, ये इज्जत इस इंडस्ट्री की तब देते जब ये अरूज पर थी। और आज तक फिर खुदा आज ये इंडस्ट्री बॉलीवुड से बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती। इतना ब्रेन है हिंदुस्तान का हर डायरेक्टर, आप यकीन करें मेरे सामने जब बैठता है तो ये कसम खाकर कहता है कि जो पाकिस्तान में टैलेंट है हमारे पास नहीं है। और जो ड्रामा इंडस्ट्री हमारा जो कमाल कर रही है अब, हाँ जी, वो नहीं कर सके। लेकिन आप हमारे आदिम से पूछे, कोई रिस्पेक्ट आज भी नहीं रिस्पेक्ट दे रहे, दिन को देनी चाहिए, आज भी नहीं दे रहे, ये देनी चाहिए। तो इंशाल्लाह इंडस्ट्री जो है, वो कहते हैं ना ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ ऐसा की। तो आप देखें, मैंने जब इंडस्ट्री पर सवाल है, मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया इसका रिवाइवल कैसे होगा, मैंने कहा जिसका रिवाइवल जब भी होगा पंजाबी फिल्म से होगा। सही हो गया। लेजेंड ऑफ मौला जट लगी, आप डिफरेंस देखें, 4 फिल्में ऊपर नीचे नदीम बेग की सुपरहिट है, और ये रिकॉर्ड है। जवानी फिर नहीं आनी 1, 2, मैं लंदन नहीं जाऊंगा, मैं पंजाब नहीं जाऊंगा, है ना जी। कराची में फिल्में बनना बंद हो गई। 124 फिल्में थी जब जवानी फिर नहीं आनी हिट हुई है। 124 फिल्में पाइपलाइन में थी बनने के लिए, बंद हो गई। आज इतनी फिल्में हिट होने के बाद आप कराची जाएं, आप देखें कितनी फिल्में बन रही, और जो बन रही हैं वो लगती हैं जुमे को। आपको पता कितनी फिल्में लगी हैं मौला जट की रिलीज के बाद? 54 फिल्म्स मुझे याद है। इसके अलावा भी लगी हैं, मुझे ये याद नहीं है। मुझे सिर्फ 2 फिल्मों ने बिजनेस किया, और वो हिंदुस्तान की थी, जिनमें कैरी ऑन जट्टा 3 थी कि पत्नी क्या थी, और एक फिल्म और। अच्छा सर, ये कब का दौर था सर? एक ये चीज़ बताइएगा कि जब ये हिंदुस्तान की फिल्में
बंद कर दी थी फिर 65 दोबारा। में। नहीं ये दोबारा अभी रिसेंटली के दोबारा सिनेमा में पहले जो फिल्म लग जाती थी, जी। ये दोबारा अब भी जब लग फिल्म जाती है, अब भी लग जाती है। पहले मना भी नहीं कर दिया वह। साहब जी मेरी बात सुने, पहले भी गैर कानूनी तरीके से लगती हैं, अब भी गैर कानूनी तरीके से लगती है। पंजाब हमारी पार्लियामेंट में ये कानून पास हुआ था सदर अयूब के दौर में कि हिंदुस्तान की न फिल्म रिलीज़ हो सकती है, न वो फिल्म रिलीज़ हो सकती है जिसमें हिंदुस्तान के किसी एक्टर ने काम किया हो। ठीक है। अब रिलीज़ होती रही हैं। कैसे होती रही हैं कि प्रोड्यूसर है राजेश खन्ना मसलन, हाँ जी। उसका प्रोड्यूसर का टाइटल वहाँ से बनवा दिया कि जिसका प्रोड्यूसर कनाडा का प्रोड्यूसर है। ये कनाडा का प्रोड्यूसर गैर मुल्की है, हिंदुस्तानी नहीं है, यहाँ फिल्म रिलीज़ होगी। ये लंदन का प्रोड्यूसर है जी, यहाँ फिल्म रिलीज़ होगी। पाकिस्तान में फिल्म रिलीज, इंडिया में रिलीज़ नहीं होने देते हमारी फिल्म। मेरी तीसरी दफ़ा फिल्म बैन हुई है, लेजेंड ऑफ मौला जट। तो मैं कह रहा था एक लेजेंड मौला जट हिट हुई, 7 पंजाबी फिल्में मेरे पास हैं जिसमें 4 मुकम्मल हो चुकी हैं, 3 मैं मुकम्मल करने वाला हूँ। तो मेरे अलावा भी तो कोई बना रहा होगा ना। तो अगर एक और हिट होगी पंजाबी फिल्म, मैं आपको लिख कर देता हूँ, या 15 फिल्में शुरू हो जाएंगी एकदम। 2000 के बाद भी आपने सारी तफसील बता दी, 65 भी बता दिया, 44 भी बता दिया, 47 की पार्टीशन का भी बात बता दिया कि इंडस्ट्री के ऊपर जवाल और अरूज कब आया। मुशर्रफ दौर में कहा जाता है कि एक अरूज बूस्ट पकड़ा था मीडिया ने, बेशक वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो बेशक मैं बताता हूँ, उसने डिजिटल मीडिया हो, ये उसका कैरेक्टर, उसने मीडिया को आज़ाद किया, उसने चैनल फ्री किए, सारे चैनल उसके दौर में शुरू हुए और मीडिया भी आज़ाद हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन इंडस्ट्री आगे जाने के बजाय पीछे चलेगी, उसकी एक वजह थी। वजह ये थी कि फिर सब कुछ आ गया ना, रिमोट आ गया हाथ में, 84 चैनल आ गए, तो फिल्म सिनेमा जाने छोड़ दी। जिस आदमी के पास पहले तफरी का मकसद ही ये था, वो घर में बैठ के देख लेते, कहते यार छोड़ो जाने दो। अब उसको बुलाने के लिए 1000 रुपये का टिकट भी वो खर्च करे या 500। अब फिल्म ऐसी बनानी होगी जो अट्रैक्ट करे। सही हो गया। आम फिल्म बना के आप आइडियाज़ को बाहर नहीं लगा सकते। सही हो गया। इतना कंपटीशन हो गया। सर 2025 चल रहा है, माशाल्लाह स्टार्ट हुआ है, अभी फरवरी का महीना है। अब की इंडस्ट्री में बारे में कुछ एक आधी लाइन अगर आप कहना चाहें कि अब की इंडस्ट्री क्या है, और इसको कोई आप जो भी वर्ड्स अपने कहना चाहें। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि दुनिया में वो शख्स कभी कामयाब नहीं हो सकता जो अपने बारे में ये समझता हो कि यार कुछ नहीं हो सकता। मेरा ईमान है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री उरूज लेगी। सिर्फ लेजेंड मौला जट बिलाल शायरी ने बनाई, कोई और नहीं बना सकता। बनेगी फिल्में, फिल्म इंडस्ट्री बहुत तरक्की करेगी और वो बहुत ही अच्छा वक्त आने वाला है इंशाल्लाह। सिर्फ हमारी इंडस्ट्री पर नहीं, ये लिख लें पाकिस्तान के ऊपर भी। क्या बात। एक वक्त आएगा विद इन ईयर, ज़्यादा टाइम दूर नहीं है, आप देखेंगे इंशाल्लाह, आपको जिंदा रखे कि पाकिस्तान का ग्रीन पासपोर्ट ये अपनी जेब में फ़ख्र से लोग रखा करेंगे। क्या बात, क्या हम पाकिस्तानी। इंशाल्लाह सर इसी तरह होगा इंशाल्लाह। हम दुआ करते हैं हमारा पाकिस्तान इसी तरह कायम दायम रहे और हमारे जो दुश्मन अनासिर हैं वो इसी तरह निस्तो नाबूद होते रहें। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि दुश्मनों को निस्तो नाबूद ना भी हो तो उनको ठीक हो जाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह के यूनिक टॉपिक अगर सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि आपके लिए नए से नए और मुनफरिद टॉपिक लेके नासिर अदीब साहब के साथ दोबारा से हाजिर होते रहें। तब तक के लिए अपने होस्ट अब्दुल हई सिद्दीक को और नासिर अदीब साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।